बात कर लेता हूँ वेव है क्या ना। सबसे पहली चीज़ तो हम यही डिस्कस कर लें कि वेव है क्या। देखो वेव के बारे में दो तीन चीज़ें हैं। एक ये कंसिडर किया जाता है कि वेव इज़ अ डिस्टर्बेंस ना। वेव इज़ अ डिस्टर्बेंस, मोशन ऑफ डिस्टर्बेंस, यानी कि डिस्टर्बेंस है, उसकी मोशन हो रही है, तो उस मोशन से क्या बन गया, वेव बन गया। पहली चीज़ तो ये मानी जाती है। दूसरी चीज़ ये कंसिडर की जाती है कि वेन एवर वी कंसीडर और वेन एवर वी टॉक अबाउट वेव, जब भी हम वेव मोशन की बात करते हैं तो इसका मतलब हो रहा है कि एनर्जी का ट्रांसफ़र हो रहा है ना। एनर्जी का ट्रांसफ़र हो रहा है थ्रू द स्पेस विदाउट अकम्पनिंग द मैटर। मैटर को साथ लिए बिना, मैटर मतलब पदार्थ, पदार्थ को साथ लिए हुए बिना इसका ट्रांसफ़र हो रहा है, एनर्जी का ट्रांसफ़र हो रहा है। तो ये दो बातें कंसिडर की जाती है जब भी बात की जाती है वेव की। बहुत सारी तरह की वेव्स हो सकती है, मैकेनिकल वेव, इलेक्ट्रिकल वेव, साउंड वेव, सेस्मिक वेव, बहुत तरह की वेव होती है। पर जनरल अगर बात करें कि वेव है क्या, तो कई जगह ये कहा जाता है कि वेव इज़ अ जस्ट मोशन ऑफ डिस्टर्बेंस ना। डिस्टर्बेंस जो भी है, डिस्टर्बेंस क्या है वो आगे हम बात करेंगे। तो जो डिस्टर्बेंस है उसका जो मोशन हो रहा है उसको हम नाम देते हैं वेव। दूसरा इट इज़ अल्यूडेड, अल्यूडेड मतलब मानना, यह है माना जाता है रिगार्डिंग टू वेव मोशन दैट इट इज़ द ट्रांसफर ऑफ एनर्जी। यह है एनर्जी का ट्रांसफर है थ्रू द स्पेस विदाउट अकम्पनिंग द मैटर। मैटर को साथ लिए हुए बिना उसका एनर्जी का ट्रांसफर होना, ये वेव मोशन कंसीडर किया जाता है। तो ये दो तीन बातें वेव के रिगार्डिंग कंसीडर की जाती है। मैं लिख भी देता हूँ यहाँ पर कि इट इज़ अल्यूडेड, इज अल्यूडेड, अल्यूडेड मतलब होता है मानना, अल्यूडेड रिगार्डिंग टू वेव मोशन, रिगार्डिंग टू वेव मोशन, वेव मोशन दैट इट इज ट्रांसफर ऑफ एनर्जी, ट्रांसफर ऑफ एनर्जी थ्रू स्पेस, थ्रू स्पेस विदाउट अकम्पनिंग, विदाउट अकम्पनिंग विदाउट अकम्पनिंग द मैटर। मैटर को साथ लिए बिना एनर्जी का ट्रांसफर कर देना, इसको क्या कंसिडर करा जाता है, इसको वेव कंसिडर किया जाता है। ठीक है, डेफिनेशन कोई आपसे लोगों से पूछने वाला नहीं। दो तरह की हम वेव्स कंसिडर करते हैं। एक होती है मैकेनिकल वेव, मैकेनिकल वेव, और एक हम बोलते हैं इसको नॉन मैकेनिकल वेव ना। एक होती है हमारे पास नॉन मैकेनिकल वेव, नॉन मैकेनिकल। ये दो वेव्स हम पढ़ेंगे और ये दोनों ही जो वेव हैं ये प्रोग्रेसिव वेव की कैटेगरी में आती है। आगामी तरंगे जिनमें एनर्जी का ट्रांसफ़र हो रहा है ना, वो मैकेनिकल वेव्स है। मैकेनिकल वेव्स की जब हम बात करते हैं तो मैकेनिकल वेव्स ऐसी वेव हैं जिनको प्रोड्यूस करने के लिए या जिनके ट्रांसफ़र के लिए हमें किसी मीडियम की ज़रूरत पड़ती है ना। मैकेनिकल वेव इज़ अ टाइप ऑफ वेव विच कैन प्रोपोगेट, प्रोपोगेट मतलब संचरित होना, विच कैन प्रोपोगेट थ्रू अ मीडियम, जो एक मीडियम से ट्रांसफ़र होती हैं। ऐसी वेव्स को हम क्या नाम देते हैं, मैकेनिकल वेव। हालांकि वो जो मीडियम है उसके लिए कुछ कंडीशंस होती हैं, वो अभी मैं आपको बताऊंगा। भाई अगर मैं नॉन मैकेनिकल वेव की बात करूं तो नॉन मैकेनिकल वेव का मतलब ऐसी वेव्स जिनके प्रोपोगेशन के लिए किसी तरह के मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, उसको हम कहते हैं नॉन मैकेनिकल वेव्स। तो सबसे पहले तो मैं ये बात कर लूँ कि मैकेनिकल वेव क्या है। तो विच रिक्वायर्ड, विच रिक्वायर्ड a medium, which required a medium for propagation, propagation, जिनके प्रोपोगेशन के लिए मीडियम की रिक्वायरमेंट है उसको हम क्या नाम देते हैं, मैकेनिकल वेव। इसके एग्जांपल क्या क्या हो सकते हैं, इसके एग्जांपल हो सकते हैं वेव इन वाटर सरफेस, वेव ऑन वाटर सरफेस। वाटर सरफेस का मतलब क्या हुआ, जो पत्थर पे, वो पानी के ऊपर पत्थर नहीं चलाते, ये फेंक के पत्थर चलाते हो, तो वो मैकेनिकल वेव्स हैं, वाटर वेव्स हैं। सेसेमिक वेव, सेसेमिक वेव का मतलब होता है भूकंप की जो वेव्स, जो अर्थक्वेक वाली वेव्स जनरेट होती है वो। वेव्स इन स्ट्रिंग, वेव्स इन स्ट्रिंग, तो ये सारी की सारी वेव्स जो हैं वो कौन सी वेव है, मैकेनिकल। भाई जब वेव पानी के ऊपर चल रही है तो पानी मीडियम का काम कर रहा है, तो इसलिए वो कौन सी वेव कहलाई, मैकेनिकल वेव। सेसेमिक वेव यानी कि जो भूकंप वाली तरंगें हैं, तो उसके लिए जो मीडियम का काम कौन कौन कर रहा है, अर्थ, अर्थ सरफेस जो है उसके लिए मीडियम का काम कर रही है, तो वो कौन सी वेव कहलाई, मैकेनिकल वेव।
रस्सी के ऊपर जो वेव चल रही है उसके लिए मीडियम का काम कौन कर रहा है, स्ट्रिंग, तो वो कौन सी वेव कहलाई, मैकेनिकल वेव। वहीं अगर मैं नॉन मैकेनिकल वेव की बात करूं तो नॉन मैकेनिकल वेव ऐसी वेव्स होती हैं जिनके प्रोपोगेशन के लिए मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती, ठीक है, which do not require any medium for propagation, जिनके प्रोपोगेशन के लिए किसी तरह के मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, उसे हम नॉन मैकेनिकल वेव नाम देते हैं। इसका एग्जांपल में आ जाता है हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। एग्जाम्पल जो आ जाता है इसका वो कौन सा आ जाता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ से जो मैं अभी तक आपको बताया, इसमें क्वेश्चन जो बनेगा वो क्वेश्चन क्या बनेगा, क्वेश्चन ये बनेगा कि आपको ये एग्जांपल दे दिए, सेसमिक वेव दे दिया, या आपको वेव्स इन स्ट्रिंग लिख के दे दिया, आपको लिख के दे दिया वेव्स ऑन वाटर सरफेस, आपसे पूछ लिया कि विच टाइप ऑफ वेव इट इज़। ऑप्शन में आ जाएगा मैकेनिकल वेव, नॉन मैकेनिकल वेव, तीसरा कुछ आ जाएगा इलेक्ट्रिकल वेव, चौथा कुछ आ जाएगा। या आपसे ऐसा पूछ लिया जाएगा विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जाम्पल ऑफ मैकेनिकल वेव, या आपसे ऐसा पूछ लिया जाएगा विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जाम्पल ऑफ नॉन मैकेनिकल वेव, ठीक है। एक तरह के क्वेश्चन ये हो गए। दूसरा आपसे रीजनिंग और असर्शन के क्वेश्चन जो कि CUET PG में ज़्यादा पूछे जाते हैं, उसमें जो क्वेश्चन पूछा जाएगा वो पूछा जाएगा सेसमिक वेव इज अ मैकेनिकल वेव, ठीक है। ये आपको एक वो दे दिया, ऑप्शन दे दिया, उसका रीज़न और असर्शन में लिख दिया कि बिकॉज इट रिक्वायर्ड मीडियम फॉर प्रोपोगेशन, पहला कुछ लिख दिया, फिर दूसरा कुछ लिख दिया, फिर दूसरा लिख दिया, फिर आपको ऑप्शन दिए जाएंगे कि पहला सही है, दूसरा गलत है, दूसरा सही है, पहला गलत है, दोनों गलत है, दोनों सही है। तो इस तरह के क्वेश्चन CUET PG में ज़्यादा आते हैं। तो इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ कि जो मैं थ्योरी आपको पढ़ा रहा हूँ वो टू द पॉइंट बिल्कुल एकदम याद करके रखना है। यहाँ पर जब हम CUET PG एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करते हैं तो उस केस में न्यूमेरिकल पे कम ध्यान रखना, मतलब न्यूमेरिकल करो, ऐसा नहीं है, मैं नहीं कह रहा न्यूमेरिकल मत करो, न्यूमेरिकल करो, पर थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग करने में, थ्योरेटिकल चीज़ों पर काम करने में ज़्यादा ध्यान रखना जब आप प्रिपरेशन कर रहे हो CUET PG एग्ज़ाम की स्पेशली, ठीक है। और अगर आप IIT JAM की प्रिपरेशन कर रहे हो देन उस केस में आपको थ्योरी पे भी काम करना है, पर इतना नहीं करना है, आपको न्यूमेरिकल प्रैक्टिस पे ज़्यादा काम करना है। तो ये तो बात हो गई मैकेनिकल वेव और नॉन मैकेनिकल वेव। अब मैं आपको बता रहा था कि जो मैकेनिकल वेव है उसमें वेव के प्रोपोगेशन के लिए हमें एक मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है, एंड दैट मीडियम मस्ट पजेज सम प्रॉपर्टीज, ठीक है। तो फॉर मैकेनिकल वेव we required a medium is required, a medium is required, and that medium must possess some properties, कौन कौन सी प्रॉपर्टीज होनी चाहिए, पहली प्रॉपर्टी होनी चाहिए इलास्टिसिटी। इलास्टिसिटी को हिंदी में कहते हैं प्रत्यास्थता। जो हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट है भाई वो भी बोलते जाना, मतलब कमेंट में लिख देना, आप चाहे ऐप पे लिख देना चाहे यहाँ पर लिख देना, फिर मैं इसको थोड़ा हिंदी में भी डिस्क्राइब करने की कोशिश करूँगा। अभी मैं राइटअप इंग्लिश में लिख रहा हूँ, हिंदी मीडियम वाले हो तो मेरे को बता देना, मैं हिंदी में भी लिख दूँगा। इलास्टिसिटी का मतलब क्या होता है, इलास्टिसिटी किसी भी मीडियम की वो प्रॉपर्टी होती है जिसके कारण से यदि उस पर से फोर्स हटाया जाए, उस बॉडी पर से, उस चीज़ पर से फोर्स हटाया जाए तो वो अपनी ओरिजिनल शेप और साइज को रीगेन कर लेती है। तो वो प्रॉपर्टी मटेरियल की क्या कहलाती है, इलास्टिसिटी। जब हम वेव की बात करते हैं तो वेव का मतलब है कॉम्बिनेशन ऑफ एसएचएम से ही वेव्स बन रही हैं। तो जब भी वेव होगी तो वेव का मतलब है कि पार्टिकल अपनी जो मीन पोजीशन है उससे डिस्टर्ब होगा ना, डिस्टर्ब होगा तो उसको अपनी पोजीशन पर वापस भी आना है, क्योंकि वो क्या कर रहा है, एसएचएम कर रहा है। तो वापस अपनी पोजीशन पर कौन सी प्रॉपर्टी की वजह से आ सकता है, वो इलास्टिसिटी की वजह से आ सकता है। तो इलास्टिसिटी मीडियम के अंदर क्यों होनी चाहिए, टू रिस्टोर इट्स जो मीन पोजीशन है अगेन, टू रिस्टोर द मीन पोजीशन अगेन,
टू रीस्टोर द मीन पोजीशन अगेन। तो अपनी मीन पोजीशन को रीगेन करना है, तो इसलिए उसके अंदर इलास्टिसिटी होनी चाहिए। दूसरी चीज़ है इनर्शिया। इनर्शिया का मतलब होता है जड़त्व। इनर्शिया क्यों चाहिए? इनर्शिया टू स्टोर एनर्जी, तो एनर्जी स्टोर करनी है। किसको एनर्जी स्टोर करनी है? वेव के पार्टिकल को। क्यों करनी है? क्योंकि उसको अपनी मीन पोजीशन को ओवरशूट करना है। तो एसएचएम करेगा, मीन पोजीशन पर आएगा तो रुकने की कोशिश करेगा, तो वहाँ से उसको आगे निकलना है। इसलिए इनर्शिया काम करेगा, क्या काम करेगा? एनर्जी स्टोरेज का। यानी कि जब रिक्वायर्ड नहीं होगी तो एनर्जी स्टोर, और जब एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी तो इनर्शिया से एनर्जी मिल जाएगी। तो टू स्टोर द एनर्जी, टू स्टोर द एनर्जी which will be required, which will be required to overshoot the mean position, overshoot the mean position। ये दूसरी रिक्वायरमेंट हो गई। तीसरी रिक्वायरमेंट हो गई डेंसिटी। ठीक है, डेंसिटी क्या होनी चाहिए? जो वेव मीडियम है, मीडियम की डेंसिटी थोरली यूनिफॉर्म होनी चाहिए। डेंसिटी ऑफ मीडियम शुड बी यूनिफॉर्म, थोरली। तो डेंसिटी उसकी एक समान होनी चाहिए पूरी तरह से हर जगह पर। और चौथा है फ्रिक्शन। फ्रिक्शन, जो वेव मीडियम के पार्टिकल्स है उसके बीच में फ्रिक्शन बहुत कम होना चाहिए। फ्रिक्शन ज़्यादा होगा तो एनर्जी का जो लॉस है वो फ्रिक्शन को ओवरकम करने में हो जाएगा। तो फ्रिक्शन बिटवीन पार्टिकल्स शुड बी मिनिमम। फ्रिक्शन बिटवीन पार्टिकल्स शुड बी मिनिमम। पार्टिकल्स के बीच में जो फ्रिक्शन है वो मिनिमम होना चाहिए, नहीं तो एनर्जी का लॉस ज़्यादा हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन आपके पास बन गया। सेकंड क्वेश्चन क्या बन गया कि एक वेव जो मैकेनिकल वेव है तो उसके लिए इनमें से कौन कौन सी प्रॉपर्टीज होनी चाहिए, पहला क्वेश्चन बन गया ये। दूसरा आपसे वही रीजनिंग असर्शन का क्वेश्चन पूछ लेंगे कि इलास्टिसिटी इसलिए होनी चाहिए, उसका कारण लिख देंगे आगे, ये सही है, ये गलत है, पहला सही है, दूसरा गलत है, इस तरह के। तो ये चार जो प्रॉपर्टी है एक मैकेनिकल वेव के लिए जो मीडियम है उसके अंदर होनी चाहिए। ये प्रॉपर्टीज होगी तो मैकेनिकल वेव इजीली प्रोपोगेट करेगी, अदरवाइज प्रोपोगेट तो तब भी करेगी पर वो प्रॉपर जो एक वेव हमें चाहिए उसकी तरह वो प्रोपोगेशन नहीं होगा। ठीक है, तो ये तो बात हो गई। दो तरह की वेव्स होती हैं, एक मैकेनिकल, एक नॉन मैकेनिकल। मैकेनिकल में जब हम बात करते हैं तो हमारे पास एग्जांपल आते हैं सेसमिक वेव, वेव ऑन वाटर सरफेस, वेव इन स्ट्रिंग, ये सब एग्जांपल आते हैं मैकेनिकल वेव के। और उसके अलावा यदि हम बात करते हैं तो नॉन मैकेनिकल वेव के, तो नॉन मैकेनिकल वेव में एग्जाम्पल हमारे पास आता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। अब हम बात करेंगे कैरेक्टरिस्टिक ऑफ वेव। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ वेव, वेव के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ वेव, देखो पहली चीज मैंने आपको कहा, शुरू में ही कहा था कि वेव इज कंसिडर्ड एज मोशन ऑफ डिस्टर्बेंस। वेव को हम क्या कंसिडर करते हैं? मोशन ऑफ डिस्टर्बेंस। ठीक है, इट इज कंसिडर्ड एज मोशन ऑफ डिस्टर्बेंस। अब साहब ये डिस्टर्बेंस का क्या चक्कर है? डिस्टर्बेंस इसको पढ़ लेते हैं पहले। तो डिस्टर्बेंस क्या है? डिस्टर्बेंस कैन बी एनी फिजिकल क्वांटिटी। डिस्टर्बेंस कैन बी एनी फिजिकल क्वांटिटी। इट कैन बी एनी फिजिकल क्वांटिटी। ये एक फिजिकल क्वांटिटी होनी चाहिए, मतलब जिसको कि मेजर किया जा सके। एग्जाम्पल के लिए इट कैन बी प्रेशर, ये प्रेशर हो सकता है, ये डिस्प्लेसमेंट हो सकता है, ये मैग्नेटिक फील्ड हो सकता है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड हो सकता है। ठीक है, ये जितनी भी चीज़ें हैं ये काम करते हैं किसका? डिस्टर्बेंस। यदि हम बात करें मैकेनिकल वेव के लिए, तो मैकेनिकल वेव में जो फिजिकल क्वांटिटी है वो होती है प्रेशर, डिस्प्लेसमेंट। जबकि जो नॉन मैकेनिकल वेव है यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, वहाँ पर जो फिजिकल क्वांटिटी होती है वो होती है मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये दोनों जो क्वांटिटी हैं
ये तो काम आती है कहाँ पर, EM वेव्स में, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में। और ये दोनों क्वांटिटी है जो कहाँ काम आती है, ये काम आती है मैकेनिकल वेव, मैकेनिकल वेव्स में। ठीक है, ये पहला हो गया। दूसरा क्या होता है कि जब वेव की मोशन होती है, जब वेव की मोशन होती है तो वेव के पार्टिकल या वेव जिस मीडियम में प्रोपोगेट कर रही है, तो मीडियम के पार्टिकल की जो वेलोसिटी है हर पॉइंट के ऊपर अलग अलग होती है। पार्टिकल वेलोसिटी इज डिफरेंट एट ईच पॉइंट थॉरली ना, हर एक पॉइंट पर पार्टिकल की वेलोसिटी अलग अलग होती है, जबकि वेव की वेलोसिटी थॉरली पूरे मीडियम के लिए क्या होती है, सेम होती है। ठीक है, तो वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मीडियम is different while velocity of wave is same thoroughly। वेलोसिटी ऑफ वेव हर जगह क्या रहेगी, सेम रहेगी पूरे मीडियम में, जिसकी वैल्यू को आप लिखते हो v इक्वल्स टू ओमेगा अपॉन के, जबकि वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल वो पूरे मीडियम में हर एक पॉइंट पर अलग अलग रहेंगे। आगे चल के हम इसका रिलेशन भी निकालेंगे। ये चीज़ आपको याद रखना कि वेलोसिटी ऑफ वेव हर जगह क्या रहेगा, सेम रहेगा। क्योंकि वेलोसिटी ऑफ वेव हर जगह सेम रहने वाली है, इसका मतलब ये है कि वेलोसिटी ऑफ वेव डिपेंड नहीं करेगी फ्रिक्वेंसी पर, वेवलेंथ पर, इन चीज़ों पर डिपेंड नहीं करेगी। वेलोसिटी ऑफ वेव डिपेंड करेगी नेचर ऑफ मीडियम पर। ठीक है, तो वेलोसिटी ऑफ वेव is independent of frequency, wavelength से इंडिपेंडेंट होती है, बट it depends on nature of medium। ये डिपेंड करती है नेचर ऑफ मीडियम पर, ये फ्रिक्वेंसी पर, ये वेवलेंथ पर, इन चीज़ों से क्या रहती है, एम्पलीट्यूड पर, इन चीज़ों से इंडिपेंडेंट रहती है। ये केवल डिपेंड करती है नेचर ऑफ मीडियम पर। ठीक है, फिर जब हम वेव की इक्वेशन पढ़ते हैं तो वहाँ पर एक टर्म आता है जिसको हम कहते हैं फेज। तो वो जो फेज है, वो फेज एक प्लेन के लिए वो फेज क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। और वो फेज से हमें ये पता लगता है कि दो सक्सेसिव पार्टिकल्स के बीच का जो फेज है, कांस्टेंट है, वो ये बताता है कि दूसरे पार्टिकल की जो SHM है, ऑसिलेशन है, वो तब स्टार्ट होगा जब पहले पार्टिकल का ऑसिलेशन फिनिश हो जाएगा। जब पहले पार्टिकल का ऑसिलेशन खत्म हो जाएगा तो उसके बाद दूसरे पार्टिकल का ऑसिलेशन स्टार्ट होगा। तो फेज इज कांस्टेंट, ऑलवेज कांस्टेंट बिटवीन टू सक्सेसिव पार्टिकल्स। It tells us that oscillation of next particle will be start when oscillation of first particle is complete। जब पहला कंप्लीट कर लेगा अपना ऑसिलेशन, उसके बाद दूसरे पार्टिकल के ऑसिलेशन स्टार्ट होंगे। ये पता लगता है इस चीज़ से। इस चीज़ को मैं आगे और समझाऊंगा आपको बेहतर तरीके से। फिलहाल के लिए सिर्फ इसको सुन लो कि दो पार्टिकल्स के बीच का जो फेज होता है वो हमेशा रहता है कांस्टेंट, और उससे हमें ये पता लगता है कि दूसरे वाले पार्टिकल का ऑसिलेशन तब तक स्टार्ट नहीं होगा जब तक पहले वाले पार्टिकल का ऑसिलेशन खत्म ना हो जाए। तो ये कुछ करैक्टरिस्टिक्स होते हैं किसके, वेव्स के, जिसमें इंपॉर्टेंट कौन कौन से हैं, ये दोनों तीनों इंपॉर्टेंट है। फिर ये फिजिकल क्वांटिटी वाला भी इंपॉर्टेंट। फिर हम बात करते हैं इक्वेशन ऑफ वेव की। इक्वेशन ऑफ वेव, जो उसमें हम इक्वेशन ऑफ वेव लिखते हैं, डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ वेव, वो मैं भी आपको ड्राइव करके बता रहा हूँ। डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ वेव, differential equation of wave, differential equation of wave। डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ वेव के लिए हमने सबसे पहले एक मोशन वेव कंसीडर कर ली। पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं, इसमें क्या है कि जब हम किसी पार्टिकल को कंसीडर करते हैं, मूविंग पार्टिकल, तो मूविंग पार्टिकल की को डिस्क्राइब करने के लिए केवल पोजीशन के फॉर्म में अगर मैं फंक्शन लिख दूं तो वो सफिशिएंट होता है ना। अगर मेरे पास कोई मूविंग पार्टिकल है, तो मैं लिख दूं टू डिस्क्राइब मूविंग पार्टिकल, टू डिस्क्राइब
द मूविंग पार्टिकल ओनली फंक्शन एक्स टी इज सफिशेंट। ठीक है, यानी कि एक ही फंक्शन सफिशेंट है, जिसका एक ही अननोन कोऑर्डिनेट है, उससे सफिशेंट है, काम चल जाता है। पर यदि एक्सटेंडेड मूविंग पार्टिकल जैसे कि वेव क्या है, एक एक्सटेंडेड मूविंग पार्टिकल है जो बहुत सारे पार्टिकल से मिलकर बनी है। जब हमें एक्सटेंडेड मूविंग पार्टिकल को डिफाइन करना होता है, तो एक्सटेंडेड मूविंग पार्टिकल को डिफाइन करने के लिए हम केवल एक कोऑर्डिनेट से काम नहीं चला सकते, हमें कम से कम दो कोऑर्डिनेट चाहिए होते हैं। तो इन दो कोऑर्डिनेट्स को डिफाइन करने के लिए, या इन दो कोऑर्डिनेट्स से जो इक्वेशन बनती है, उसको हम क्या नाम देते हैं, वेव इक्वेशन। ठीक है, तो टू डिस्क्राइब extended moving particle we at least required two coordinates or parameter so the equation construct from these two parameters is known as wave function ठीक है, मैंने कहा कि जब हम सिंगल पार्टिकल, एक छोटा सा जो पार्टिकल है, उसकी मोशन को जब हम डिस्क्राइब कर रहे हैं, तो उसको डिस्क्राइब करने के लिए हमें केवल एक ही पैरामीटर चाहिए, चाहे वो पोजीशन हो या वो टाइम हो ना। एक पैरामीटर चाहिए, उससे उसकी जो पोजीशन है वो डिफाइन हो जाएगी, उसका डिस्क्राइब हो जाएगी वो पूरी। यदि हमें एक एक्सटेंडेड मूविंग पार्टिकल को डिस्क्राइब करना हो, एक्सटेंडेड मूविंग पार्टिकल मतलब इसकी लेंथ उसकी विड्थ के कंपैरिजन में क्या हो गई हो, ज़्यादा हो गई हो, तो वो एक्सटेंडेड मूविंग पार्टिकल। उसको डिस्क्राइब करने के लिए हमें कम से कम दो पैरामीटर्स चाहिए होते हैं, और उन दो पैरामीटर्स से जो इक्वेशन कंस्ट्रक्ट होती है, उसको हम क्या नाम देते हैं, वेव इक्वेशन या वेव फंक्शन नाम देते हैं। ये जो दो पैरामीटर होते हैं, ये दो पैरामीटर कौन कौन से होते हैं, एक तो होता है एक्स यानी कि पोजीशन, और एक होता है टाइम। एक होता है एक्स यानी कि पोजीशन, और एक होता है टाइम। तो यहाँ से जो हमारे पास इक्वेशन बनती है y इक्वल्स टू एफ एक्स टी, तो इस इक्वेशन को या इस फंक्शन को हम क्या नाम देते हैं, वेव फंक्शन। तो यहाँ पर जो ये फंक्शन बनता है, इस फंक्शन को हम क्या नाम देते हैं, वेव फंक्शन नाम देते हैं। कोई भी इक्वेशन जो हमारे सामने होगी, वो वेव इक्वेशन है या नहीं है, उसको चेक करने के लिए एक इक्वेशन होती है। कोई भी इक्वेशन जो हमारे सामने प्रेजेंट की जाएगी, हमें बोला जाएगा कि चेक करो ये वेव इक्वेशन है या नहीं है, तो उसको चेक करने के लिए एक इक्वेशन होती है, टू चेक फॉर वेव, कि ये इक्वेशन वेव की इक्वेशन है या नहीं है। तो इसके लिए एक इक्वेशन होती है d2y अपॉन dt2 इक्वल्स टू v स्क्वायर d2y अपॉन dx2। ये इक्वेशन होती है चेक करने के लिए कोई भी इक्वेशन वेव इक्वेशन है या नहीं है, इस इक्वेशन से वो सेटिस्फाई होना चाहिए। अगर ये इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं होगी तो वेव इक्वेशन नहीं होगी। पहली कंडीशन तो ये हो जाती है। अब ये इक्वेशन आई कहाँ से, ये अब मैं आपको अभी ये बताऊंगा। दूसरी कंडीशन ये होती है y मस्ट बी डिफाइंड फॉर एवरी वैल्यू ऑफ x एंड t। y मस्ट बी डिफाइंड फॉर एवरी वैल्यू ऑफ x एंड t। y की जो वैल्यू है वो x और t की हर वैल्यू के लिए डिफाइन होनी चाहिए। y की मतलब y का एग्जिस्टेंस होना चाहिए। कहीं ऐसा ना हो y इन्फाइनाइट पहुंच रहा है, y की वैल्यू माइनस इन्फाइनाइट, इन्फिनिटी, मतलब डज नॉट डिफाइंड आ रहा है, दोनों में से एक भी कंडीशन फेल हो गई तो वो वेव इक्वेशन नहीं होगी। अब मैं आपको ये बताने वाला था ये इक्वेशन आई कहाँ से, है ना। इसके लिए हम एक इक्वेशन कंसिडर करते हैं। पेज खत्म हो गए। कंसीडर a wave equation। हमने वेव इक्वेशन कंसिडर कर ली। y इक्वल्स टू a साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। अब यही मैंने क्यों किया इसको अभी थोड़ी देर बाद बताऊंगा। ओमेगा टी माइनस के एक्स में ये वैल्यू लानी है, ये वाली।
d2y अपॉन dt2 वी स्क्वायर d2y अपॉन dx2। एक बार दो बार तो इसको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, किसके रेस्पेक्ट में, इसको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा t के रेस्पेक्ट में, दो बार डिफरेंशिएट करना पड़ेगा इसको x के रेस्पेक्ट में। तो ये बनेगा d2, पहले मैं y के dy अपॉन dt निकाल लूँ, तो dy अपॉन dt निकालोगे तो ये बनेगा a ओमेगा कॉस ओमेगा t माइनस के एक्स। फिर आप निकालोगे d2y अपॉन dt2, तो ये बनेगा माइनस a ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। जो y है वो किसके बराबर है, y बराबर है a साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स के, तो वो भी आप वैल्यू यहाँ पर लिख सकते हो, पर मैं वो नहीं लिख रहा हूँ। दूसरा, आपको इसको डिफरेंशिएट करना है x के रेस्पेक्ट में, तो पहला आप निकालोगे dy ओवर dx, ये बनेगा माइनस ए एक्स माइनस ए के सॉरी माइनस ए के, साइन का बनेगा कॉस, तो कॉस ओमेगा टी माइनस के एक्स। दूसरा d2y अपॉन dx2, तो वापस से माइनस आएगा और यहाँ पे कॉस भी है, तो पहले तो कॉस का करो ना, तो ये क्या बनेगा, ये बनेगा प्लस हो जाएगा, कॉस का करोगे तो ए के स्क्वायर, अब के का माइनस वापस से, तो के का माइनस, ये क्या बनेगा साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, ये बन गया। यहाँ पर भी माइनस आ रहा है और यहाँ पर भी माइनस आ रहा है, दोनों जगह क्या आ रहा है, माइनस आ रहा है। अब आप करो डिवाइड कर दो, डिवाइड कर दोगे तो क्या बनेगा, ये बनेगा d2y अपॉन dt2 डिवाइड बाय d2y अपॉन dx2। ऐसा आपने कर दिया, ऐसा कर दिया तो क्या बनेगा भैया, ऐसा कर दिया तो यहाँ बनेगा माइनस ए ओमेगा स्क्वायर और नीचे क्या बनेगा माइनस ए के स्क्वायर साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, ये लिख लो एक बार, हालांकि मैं काटने वाला हूँ इसको, माइनस के एक्स और यहाँ क्या बना साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, तो ये कैंसिल आउट हो गया, ए से ए कैंसिल आउट हो गया, माइनस माइनस कट जाएगा। अब आपके पास बचा है ओमेगा अपॉन के, ये जो क्वांटिटी आती है v, एक होती है वेव वेलोसिटी, वेव वेलोसिटी, वेव वेलोसिटी आगे चल के हम वापस पढ़ेंगे। तो ये वेव वेलोसिटी v होता है ओमेगा अपॉन के, क्या होता है ओमेगा अपॉन के। यहाँ से ये क्या बन रहा है, ये बन रहा है वी स्क्वायर ना, यहाँ से ये क्या बन रहा है वी स्क्वायर, यानी कि ओमेगा स्क्वायर अपॉन के स्क्वायर, ये क्या बन गया है वी स्क्वायर। कुल मिला के मेरे पास वैल्यू आई, क्या वैल्यू आई, d2y अपॉन dt2 इक्वल्स टू वी स्क्वायर d2y अपॉन dx2, ये वैल्यू आ गई। ठीक है, ये वैल्यू आ गई। जो मैंने आपसे कहा था कि हमें अगर कोई इक्वेशन को चेक करना है कि ये वेव इक्वेशन है या नहीं है, तो यहाँ से चेक करेंगे। अब इस इक्वेशन को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, है ना, आफ्टर रीअरेंजिंग, यदि मैं इसको रीअरेंज कर दूँ, रीअरेंज करके मैं इसको ऐसे लिख दूँ d2y अपॉन dx2, ये x है, इक्वल्स टू 1 अपॉन वी स्क्वायर d2y अपॉन dt2 लिख सकते हैं। बराबर के इधर ले आओ तो किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, तो ये हो जाएगा d2y अपॉन dx2 माइनस 1 अपॉन वी स्क्वायर d2y अपॉन dt2 इक्वल्स टू 0। ये इक्वेशन हो गई इक्वेशन ऑफ वेव फॉर वन डायमेंशन, इक्वेशन ऑफ वेव फॉर वन डायमेंशन। तो ये वन डायमेंशन के लिए वेव की इक्वेशन हो गई। अब मेरे को यदि 3D के लिए चाहिए, तो 3D के लिए डेल यूज़ करते हैं हम, डेल स्क्वायर d2 अपॉन dx2 प्लस d2 अपॉन dy2 प्लस d2 अपॉन dz2 फॉर 3D। अगर मेरे को 3D के लिए लिखना है तो फॉर 3D के लिए इक्वेशन क्या, 3D मतलब 3 डायमेंशन, 3 डायमेंशन के लिए जो इक्वेशन बन जाएगी वो क्या बनेगी, डेल टू वाई या साई भी लिख सकते हो आप चाहो तो, डेल टू साई है ना, माइनस ये क्या हो जाएगा 1 अपॉन वी स्क्वायर डेल टू वाई अपॉन dt2, डेल टू वाई अपॉन dt2 इक्वल्स टू 0। ये इक्वेशन हो जाएगी किसके लिए, 3 डायमेंशन के लिए। और ये बन रही है एक SHM की इक्वेशन, ये किसकी इक्वेशन बन रही है, SHM की इक्वेशन। इसका मतलब वेव जो है वो कॉम्बिनेशन है नंबर ऑफ SHM का, ठीक है, इसका मतलब वेव जो है वो कॉम्बिनेशन है नंबर ऑफ SHMs का कॉम्बिनेशन। ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन है, डिफरेंशियल इक्वेशन कौन सी है, बीच में साइन आ रहा है माइनस का, तो इसका जो सॉल्यूशन आएगा, सॉल्यूशन ऑफ द अबव इक्वेशन, सॉल्यूशन ऑफ अबव डिफरेंशियल इक्वेशन, अबव डिफरेंशियल इक्वेशन
क्या लिखोगे भाई, को लिख दिया आपने C1 साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, और अगर आप 3 डायमेंशन में ले रहे हो तो आर लिख दो, ओमेगा के डॉट आर, या के एक्स माइन ओमेगा, आप 3 डायमेंशन में ले रहे हो तो आप इसको ऐसे लिख दो, ओमेगा टी माइनस के आर या के टी माइनस ओमेगा आर, जैसा आपको लिखना लगे वैसा लिख दो आप इसको। 3 डायमेंशन में ले रहे हो तो आप इसको लिख दो के डॉट आर माइनस ओमेगा टी प्लस C2 कॉस के डॉट आर माइनस ओमेगा, ठीक है। आर मतलब हो गया पोजीशन वेक्टर, 3 डायमेंशन चल रहा है ना। तो यहाँ पर यदि आप कंसिडर कर लो, इफ C1 बराबर हम कंसिडर कर लें आयोटा ए, और C2 बराबर हम कंसिडर कर लें ए, इक्वेशन हमारी क्या बन जाएगी, इक्वेशन बन जाएगी y इक्वल्स टू, C2 को a कंसिडर कर लिया तो a कॉस के आर, के डॉट आर माइनस ओमेगा टी, ये वेक्टर है भाई, ये भी वेक्टर है, और प्लस आयोटा ए साइन के डॉट आर माइनस ओमेगा टी, ये बन जाएगा। यहाँ से a कॉमन आएगा तो ये किस फॉर्म में चला जाएगा, ये चला जाएगा e की पावर आयोटा के डॉट आर माइनस ओमेगा टी। तो ये जो इक्वेशन बन गई, ये भी किसकी इक्वेशन बन गई, इक्वेशन ऑफ वेव, इक्वेशन ऑफ वेव। ये मैंने कैसे लिख दिया है भैया, ये ऐसे लिख दिया, e की पावर आयोटा थीटा का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, उस फॉर्मूला का यूज़ करके मैंने ये इक्वेशन लिख दी। तो ये सारे क्वेश्चन हमसे पूछे जा सकते हैं कि वेव की इक्वेशन के लिए क्या कंडीशन चाहिए, वेव की इक्वेशन कब कंस्ट्रक्ट होगी, कब कंस्ट्रक्ट नहीं होगी, ये क्वेश्चन हमसे पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो बहुत कुछ मैंने इस लेक्चर में आपको थियोरेटिकल बताया है, होपफुली सारी चीज़ें आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गई होंगी। साथ में मैंने आपको ये भी बताया है कि जो बैच है वो किस तरह से चलेगा। इसके अलावा आज के बाद जो क्लास होगी नेक्स्ट, वो कब होगी, वो होगी 18 को। क्लास का जो टाइमिंग रहेगा वो रहेगा शाम 5 बजे, शाम 5 बजे से या 5:15 बजे से मैं एक बार आपको अपडेट और कर दूंगा। क्लास होगी, जो भी लोग इस बैच को ज्वाइन करेंगे, अभी करेंगे बाद में करते जाएंगे, उनका एक व्हाट्सएप ग्रुप बनता जाएगा। मेरा जो नंबर है 8955241577, उस पर आप मेरे को मैसेज करेंगे, मैं आपको व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर ऐड करता जाऊँगा। इसके अंदर आपको असाइनमेंट, हालांकि मैं यहाँ पर ऐप पर भी अपलोड करूँगा, तो वो असाइनमेंट डाउनलोड करके आप उसको सॉल्व भी कर सकते हैं। उसके अलावा जो व्हाट्सएप ग्रुप रहेगा आप लोगों का, उसके अंदर भी मैं जो ये असाइनमेंट्स हैं इनको अपलोड करूँगा, जिससे कि आप इन असाइनमेंट्स को सॉल्व करते हुए और क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, है ना, मेरे से पूछ भी सकते हैं आप वहाँ पर। तो ये तो कुछ क्वेश्चंस हो गए। अब हम कुछ क्वेश्चंस कर लें, जिससे जो मैंने आपको बताया है वो अच्छे से क्लियर हो जाए कि आपको कितना समझ में आया है नहीं आया। जैसे कि आपको ये क्वेश्चन लिखा है y इक्वल्स टू a साइन ओमेगा टी, हमें ये डिफाइन करना है कि क्या ये वेव है या नहीं है, ठीक है। तो इसके लिए आपको इक्वेशन यूज़ करनी पड़ेगी d2y अपॉन dt2 इक्वल्स टू वी स्क्वायर d2y अपॉन dx2, ये इक्वेशन आपको चेक करनी है। इसके लिए पहले इसको डिफाइन करो, तो dy अपॉन dt आप कर लोगे, है ना, dy अपॉन dt कर लोगे तो कितना आएगा, वो आएगा a ओमेगा कॉस ओमेगा टी। फिर आप d2y अपॉन dt2 भी निकाल लोगे, तो d2y अपॉन dt2 भी निकालोगे तो वो कितना आ जाएगा, माइनस a ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी। पर क्या यहाँ पर d2y अपॉन dx2 है, dy अपॉन dx तो है ही नहीं, वो कितना पड़ा है, 0 पड़ा है, तो इसका मतलब ये वेव नहीं है। इट इज़ द इक्वेशन ऑफ SHM, इट इज़ नॉट द इक्वेशन ऑफ वेव, इट इज़ द इक्वेशन ऑफ SHM, इज नॉट द इक्वेशन ऑफ वेव, इक्वेशन ऑफ वेव, ये वेव की इक्वेशन नहीं है, ये SHM की इक्वेशन है। और मैंने आपको बताया, मैंने आपको कहा कि जो वेव है वो कॉम्बिनेशन है किसका, SHMs का, नंबर ऑफ SHMs का कॉम्बिनेशन। सेकंड नंबर का क्वेश्चन ये है। सेकंड नंबर के क्वेश्चन में एक चीज़ तो आपको चेक करनी है, ये वाली, ये आप खुद करेंगे। दूसरा मैंने आपको कंडीशन बताई थी कि y शुड बी डिफाइन फॉर एवरी वैल्यू ऑफ x एंड t, y का मान x और t की हर वैल्यू के लिए डिफाइन होना चाहिए, y x और t की हर वैल्यू के लिए डिफाइन होना चाहिए। तो क्या y x और t की हर वैल्यू के लिए डिफाइन हो रहा है, चेक करो।
भाई लॉग अगर अंदर जीरो दे देगा, ठीक है, लॉग की वैल्यू अगर जीरो आ जाएगी, मान लो इफ x माइनस टू टी इक्वल्स टू जीरो, तो y इक्वल्स टू लॉग जीरो, शुड इट बी डिफाइंड? इट इज़ नॉट डिफाइंड, इज नॉट डिफाइंड। ठीक है, ये जीरो हो गया, अगर ये वैल्यू जीरो हो गई तो क्या ये डिफाइन हो जाएगा? नहीं होगा। और मैंने आपको बताया था वेव अगर है तो उसके लिए दो कंडीशन है, एक तो वो डिफरेंशियल इक्वेशन, दूसरा y की वैल्यू, y x और t की हर वैल्यू के लिए डिफाइन होना चाहिए। जैसे ही आप इसको जीरो करोगे अंदर वाली चीज़ को, तो ये डिफाइन ही नहीं होगा, y की जो वैल्यू है वो अनडिटरमाइंड हो जाएगी, तो इसलिए ये वेव की इक्वेशन नहीं है। हेंस इज नॉट द इक्वेशन ऑफ वेव, नॉट द इक्वेशन ऑफ वेव। ठीक है, तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो मैंने कराए हैं। इसके बाद कुछ क्वेश्चंस